इनकी व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 में। एक आपका क्या बनाया गया? एक बनाया गया आपका उच्च सदन, अपर हाउस, उसको नाम दिया गया राज्य परिषद अर्थात स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के लिए जो सबसे पहले राज्य परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल को फॉर्म किया गया, राज्य परिषद का गठन हुआ, तो उसमें कुल सदस्य कितने थे, या उनका कार्यकाल कितना था, या उसमें आपका मनोनीत सदस्य कितने होते थे, या उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते थे? तो 60 को बांट देंगे किसमें? 24 और 36 में। ऐसे ही जो लोअर हाउस है यानी कि जो निम्न सदन है, निम्न सदन में कुल सदस्य 3 वर्षों के लिए 145, 41 उसमें नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा या वाइसराय के द्वारा, ठीक है, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव थी वो उनको आपका अपॉइंट करती थी, या हम बोले उनको नॉमिनेट करती थी, और साथ में निर्वाचित लोग कितने थे? 104 थे। छोटी सी बात, इस बात में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं भैया। तो केंद्र में तो आ गई भैया द्विसदनात्मक व्यवस्था, साथ में यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किस प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था, बताएंगे? प्रांतों में द्वैध शासन लागू, यानी कि आपका आप बोल सकते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस। बच्चू, प्रांत का मतलब तो समझते हैं ना? उस समय के, आज के स्वरूप में हम बात करें जो स्टेट है। प्रश्न ये बनेगा 1919 के अधिनियम में कितने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? कितने प्रांतों में? तो आप सबको पता होगा, हमने आपको बताया था कि भाई 1764 में बक्सर का वॉर हुआ था, और 1764 में जो बक्सर का वॉर हुआ था वो किसने जीता था? क्लाइव ने जीता था। उसने किस किस को हरा दिया था? आपका शुजाउद्दौला को, जो अवध का नवाब था, और साथ में आपका किसको? मीर कासिम को हरा दिया। और आपका अगर हम बात करते हैं, मुगल शासक था आपका शाह आलम द्वितीय, तीनों को हरा दिया। इलाहाबाद की संधियां हुई, और इलाहाबाद की इन संधियों को होने के बाद में क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि दो तरह के सिद्धांत होंगे। जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और साथ में जो वहाँ के नागरिकों के लिए जो कार्य देखेगा वो कौन देखेगा? वो नवाब देखेगा, जिसको हमने निजामत का नाम दिया था। क्लियर है? वो बातें याद हैं? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू होने में पूछेंगे कितने प्रांतों में? याद रख लेना, 8 प्रोविंसेस में, 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। और 8 प्रांत कौन कौन से थे? अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखो, जैसे असम था, असम भी उस समय पर एक प्रांत था, और ज़्यादा नॉलेज आपकी होगी अगर नाम याद रखेंगे। बंगाल, क्योंकि 8 से 11 प्रांत होंगे तो तब हमको जरूरत पड़ेगी इनकी। बिहार और उड़ीसा एक ही थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? बिहार वाले बच्चे जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा आपका, एक आपका क्या बोलेंगे? मध्य प्रांत अर्थात सेंट्रल प्रोविंस था। आज का जो यूपी है उसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात आपका संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को क्या बोलेंगे? आपका यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और मध्य प्रांत को सेंट्रल प्रोविंस, सीपी। एक था आपका बॉम्बे, क्या बोलेंगे? बॉम्बे। एक था आपका मद्रास, मद्रास। और आठवां था आपका साथी क्या? पंजाब। आठवां क्या था आपका? पंजाब था। तो ये 8 थे। इन 8 में क्या हुआ था? आपका द्वैध शासन लागू हो गया। और द्वैध शासन मतलब दो तरह का, यहाँ पे दो तरह के लिए क्या बोलेंगे? इस द्वैध शासन को लागू करने के लिए आपका कुछ प्रांतीय विषय बनाए गए, कि भाई प्रांत जो बनाएगा आपका इन विषयों पर कानून किस तरह से बनाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर कुछ प्रोविंस, क्या बोलेंगे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। और वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? वो दो तरह के होते थे। देखो, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा शानदार यहीं से, उसको मैं आप आज दिखाऊंगा अभी एमसीक्यू में जब आप करेंगे। तो यहाँ पर दो विषयों में जो प्रांतीय विषय थे उनमें से एक विषय को कहा गया आरक्षित विषय, यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोला गया उनको? एक थे आपके रिजर्व्ड, और दूसरे जो मामले थे उनको बोला गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय अर्थात हस्तांतरित का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे आपके, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। देखो, आरक्षित विषय ये सारे होते थे महत्वपूर्ण विषय। अब समझना, यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे।
ये सारे कौन से होते थे? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोले तो कौन कौन से भैया? कुछ एग्जाम्पल अगर हम समझे, जैसे उस समय पे अगर हम बात करते हैं आपका बिजली, बिजली, गैस, ठीक है, यानी लाइट हो गया, गैस हो गया आपका, वित्त अर्थात फाइनेंस, लिखें वित्त अर्थात फाइनेंस। भाई ऐसी इंग्लिश तो आप लिख सकते हैं ना, अगर मैं बोल रहा हूँ वित्त अर्थात फाइनेंस, ऐसा तो नहीं होगा कि फाइनेंस की स्पेलिंग अलग से। बहुत ठीक कह रहे हैं अनिल भाई, उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था 1912 में। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, बड़ा अच्छा होगा, अभी एक ऑर्डर में सीखें चीज़ों को। क्या बोलेंगे? फाइनेंस अर्थात वित्त हो गया आपका, और एक आपका न्याय और प्रशासन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया आपका, पुलिस, और इरिगेशन हो गया आपका, सिंचाई हो गया, इरिगेशन, ठीक है। यानी कि आपका लाइट, गैस, फाइनेंस, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सिंचाई, ठीक है। तो ये सारे रखे गए आरक्षित विषय। अब इन आरक्षित विषयों पर कानून कौन बनाएगा? इन पर जो कानून बनाएगा, कानून बनाएगा वो बनाएगा आपका वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद। वायसराय और उसकी कार्यकारिणी। कितने सदस्य होते थे वायसराय की कार्यकारिणी में, जरा बताएंगे कितने मेंबर हैं? वायसराय की कार्यकारिणी में याद है छठा सदस्य जोड़ा गया था 1874 में, पीडब्ल्यूडी मैंने बताया, जो मुख्य कार्यकारिणी है, जिनको हम सरकारी सदस्य कहते थे। तो वायसराय और कार्यकारिणी उस पर काम बनाए कराएगी, लेकिन याद रख लेना वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, व्यवस्थापिका के प्रति, और यही इसके विरोध का कारण बनेगा। नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, उत्तरदायी नहीं होगी। यानी जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे वो कहां पर रख लिए उन्होंने? अपनी झोली में रख लिए, ये बोल सकते हैं। उन्होंने कहा रख लिया इनको? अपनी साइड में, और बोला कि जो वायसराय है और उसकी एग्जीक्यूटिव है ये इन पर लॉ बनाएगी, और साथ में ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, यहां पर हस्तांतरित विषय किसको दे दिए? जैसे हस्तांतरित विषय की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखेंगे डिपेंडेंट सब्जेक्ट थे, शिक्षा, शिक्षा हो गया आपका, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, यानी एजुकेशन हो गया, कृषि हो गया, कृषि। अब आप समझिए, किसी भी देश में जो शिक्षा है, वो शिक्षा के लिए क्या हमको धन की आवश्यकता है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया, यानी एजुकेशन तो सीधा सीधा किससे संबंध रखता है? वित्त से। फाइनेंस नहीं है तो क्या एजुकेशन होगी देश में? हेल्थ, किसी देश का स्वास्थ्य कैसा होगा, या स्वास्थ्य संबंधी जो कानून बनाए जाएंगे उनके लिए पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी? फाइनेंस की जरूरत होगी या नहीं होगी? फाइनेंस उनके पास है। एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, वित्त की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो आप ये कहेंगे, या मैं बोलूं आपसे स्वशासन, स्वशासन जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए पुलिस की आवश्यकता होगी। यानी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और आपका सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन पर जो कानून बना सकता है वो बना सकता है वायसराय के साथ में, वायसराय के साथ में जो आपका भारत सदस्य थे, जितने भी भारतीय शामिल हुए थे, ठीक है। यानी कि भारत मंत्री उसको उस समय बोला जाता था, वायसराय के साथ में भारत मंत्री मिलकर के। लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया और बोले कि ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। देख रहे हैं आप, अन्याय है हाँ या ना? इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, व्यवस्थापिका के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। यानी रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, या कभी भी आपको स्टेटमेंट बना के दे दे कि 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषयों पर, मेरा स्टेटमेंट सुनना ध्यान से और अब यस और नो में आंसर करना। 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में आपका जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, अर्थात जो आरक्षित विषय थे, उनको व्यवस्थापिका के प्रति, यानी उन पर जो बना हुआ कानून होगा उसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, हाँ या ना? 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषयों पर बना जो कानून होगा
उसके लिए उसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी यानी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया या नहीं? आप सबने कहा नो, एकदम सही आंसर है। यानी वो उत्तरदायी नहीं बनाया गया, लेकिन जितने भी हस्तांतरित विषय थे उन पर कोई भी जो कानून बनेगा, उन पर जो कानून बनेगा, उन पर जो लॉ होगा, जो लॉ मेकिंग होगी, उसको रिस्पॉन्सिबल किया गया। क्योंकि यहां पर क्या है भैया, आपका भारतीय ज्यादा थे और अभी भी कार्यकारिणी में उतने भारतीय नहीं थे। तो ये विवाद का विषय बनेगा या नहीं? बनेगा जी, बिल्कुल। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। अच्छा, द्वैध शासन के जनक कौन है? कौन व्यक्ति है इसने डायरकी को लिखा था? एक बुक लिखी गई थी, याद रखना, लियोनस कार्टियस ने एक बुक लिखी है, और लियोनस कार्टियस की बुक का नाम है डायरकी। कभी भी पूछे डायरकी पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनस कार्टियस। इसने अपनी बुक में ही बताया था कि दो तरह से हम चीजों को बांट सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसकी बुक का नाम क्या था? डायरकी। हमेशा याद रखेंगे। दोनों बातें समझ में आई? सर वायसराय क्या होता है? बेटा ये मत समझो, ये नहीं बोलना। देखो आज के टाइम पे मैं आपका आज के एग्जांपल से पूछूं, रोज क्लासेस करनी है, क्रम से करनी है, तब सीखोगे। बीच बीच में क्लास में एंटर करोगे तो नहीं समझ पाओगे। आज हमारे देश में मुझे बताओ पीएम है या नहीं? पीएम और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी हैं? भाई मंत्री परिषद और पीएम कानून यही तो बनाते हैं, ठीक है? इन्हीं से तो लॉ बनता है। आज आप कहेंगे जी भैया, तो कोई भी जो लॉ बनाया, लेकिन इनको क्या रिस्पॉन्सिबल किया गया है? इनको उत्तरदायी बनाया गया है। आप कहेंगे भैया सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यानी पीएम भी और मंत्री परिषद भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोअर हाउस के लिए, लोकसभा के लिए। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है? जी भैया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लेकिन आज तो है, तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि यहां पर उत्तरदायी नहीं है और उत्तरदायी होंगे। यानी ये सारे के सारे आपका बीज कहां पर मिल रहे हैं हमको? 1919 के एक्ट में मिल रहे हैं। ओके, तीसरी बात पर आएंगे। सांप्रदायिक मंडल का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक मंडल या निर्वाचक मंडल लिखें तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा, तब समझेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। ये तीसरा मुख्य बिंदु है इस एक्ट का, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मैंने पिछले वाले में आपको बताया था 1909 में किसको मिला था ये? सेपरेट इलेक्टोरेट। आपका सेपरेट इलेक्टोरेट जो था आपका 1909 में किसको मिला? मुस्लिमों को मिला। लेकिन यहां पर उसका एक्सपेंशन किया गया, विस्तार किया गया। अब उन्होंने देखो, मैंने कहा था कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को उन्हें बांटना था, तो उन्हें पता है अगर हम निर्वाचक मंडल मुस्लिमों को दे देंगे, ठीक है, मैंने उसमें बताया कैंडिडेट जो आपका चुनाव लड़ेगा वो कौन होगा? मुस्लिम होगा। वोटर भी कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। तो हिंदुस्तान में जो और समुदाय थे, क्या वो डिमांड्स नहीं करेंगे इस बात की कि भाई अगर तुमने मुस्लिमों को ये अधिकार दे दिए तो ये अधिकार सिखों को भी चाहिए? ऐसी डिमांड्स क्रिएट होंगी कि नहीं? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सब लोग अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हमको भी चाहिए, ठीक है, हमारा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, हमारा अधिकार वही सुरक्षित करेगा, वोट हम ही डालेंगे, ठीक है, उसको चुनाव में भी कोई और ना हरा पाए। तो यहां पर उसका क्या बोलेंगे? विस्तार करके क्या बोला? सिखों को भी अधिकार दिया गया, सिख कम्युनिटी को भी, सेपरेट इलेक्टोरेट का। ईसाइयों को भी अधिकार दे दिया यहां पे, ईसाइयों को भी, यूरोपियंस जो थे उनको भी अधिकार दे दिया, और साथ में जितने भी एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन की परिभाषा जब हम नागरिकता को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से इसको समझेंगे, अभी जान लीजिए अंगल भारतीय, अंग्रेज और हिंदुओं का एक मिश्रण, ऐसे समझिए, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल सिर्फ मुस्लिमों के लिए बात होगी तो 1909। कभी भी बोले सिखों के लिए आपका सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया? ईसाइयों के लिए कब दिया गया? यूरोपियन, या चार ऑप्शन दे के पांचवा दे दे, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट किसको नहीं दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार का, प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार की बात की गई, महिलाओं को मताधिकार। लेकिन क्या सभी